नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट की। ममता बनर्जी शासन शासन में हैं, बंगाल में कई वर्षों से शासन चला रही, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी अब धरने पर हैं। अब सोचकर देखो कि आचार संहिता लागू कर दी। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए एसआईआर को लेकर, बार बार सुप्रीम कोर्ट, रोज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भैया हमारे पास वेस्ट बंगाल के अलावा भी बहुत काम है। वो आई पैक वाला मामला, ईडी के ऊपर हमला, सीबीआई के ऊपर हमला, बहुत कुछ जो वो कर सकती थी वो सब कुछ किया। उन्होंने पार्लियामेंट में भी खूब उधम मचाने की कोशिश करी। ओम बिरला साहब का महाभियोग से मतलब है उनके रिमूवल के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई। फिर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग हैं, उनके खिलाफ भी वो मोशन ले आई। अभी तो हमें लगता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बाकी बचा है, तो चीफ जस्टिस चूंकि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी लगातार ममता बनर्जी की बात पलटी जा रही है, वो कह रहे हैं मैं न्याय करूंगा, न्याय के साथ ही चलूंगा, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगा। ममता बनर्जी लगातार खुद भी प्रेजेंट हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल पाई। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो कोई ग्रीवांस हो तो लेकर आइए, आप खाली पीली ये रोज का चला आता है, ये अच्छा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। फिर उन्होंने कहा अपनी लिमिट बांधिए, आपको क्या करना है। मतलब कुल मिलाकर एसआईआर के मामले में वो फेल हो गई। ज्ञानेश कुमार जी वहाँ एसआईआर करवा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने अधिकारी देने से मना कर दिया था। अधिकारी देने से मना करा तो सुप्रीम कोर्ट को चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा कि भाई इनको असिस्ट करिए। बाद में वो बाहर से कुछ लोगों को ले गए, दूसरे प्रदेशों से चुनाव आयोग ने लगाए। तब ममता बनर्जी और चिल्लाई कि भाई ये तो बाहर के लोग हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई और दूसरे अधिकारी दीजिए अगर आप देने को तैयार हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले में फाइनली जुडिशरी को लगा दिया। जुडिशरी को लगाया, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई और ये सब हो गया। ममता बनर्जी लगातार चिल्लाती रही, वो अपने वोटर्स को एड्रेस कर रही होंगी निश्चित तौर पे। लेकिन एक जो बड़ा काम था वो ये था कि आपको याद होगा कि जब भारत की प्रेसिडेंट वहाँ पर गई दार्जिलिंग में, तो मुख्य सचिव नहीं आया, डीजीपी भी नहीं आया था, कुछ जिलाधिकारी और ये वो इनको भी मतलब सब गंदी रोडों से। और इसको लेकर गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी नंदिनी चक्रवर्ती को नोटिस किया हुआ है, डीजीपी को नोटिस किया हुआ है, वहाँ अधिकारियों को नोटिस किए हुए हैं और उनसे जवाब तलब किया है। अब इनको जवाब देने में थोड़ा फुर्सत कम थी तो चुनाव आयोग बीच में आ गया। चुनाव आयोग ने डेटें अनाउंस करी, भाई चुनाव 2 चरणों में होगा, 8 चरणों में चुनाव नहीं होगा, 2 चरणों में इस बार चुनाव होगा। उन्होंने कहा 2 चरणों में इसलिए होगा कि धांधली करने का अवसर कम मिले। 8 चरणों में होता है, ममता बनर्जी तो मतलब क्या न करें, क्या नहाएं, क्या नचोड़ें। तो ममता बनर्जी तो उस नेचर की हैं कि वो चुनाव में घुस जाएंगी और खुद ही कहेंगी कि लाओ मैं करती हूँ, अपने हाथ से डालने लगेंगे तो क्या करोगे। वो कहती मैं दबंग लेडी हूँ, दबंगई इतनी कि वो सरकारी कामों में भी उलझन पैदा करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2 चरणों में होगा और उन चरणों के बीच में भी ज़्यादा समय नहीं, थोड़े 4-5 दिन में दोनों चुनाव हो जाएंगे। अब ममता बनर्जी के लिए एक तो चैलेंज ये था कि चुनाव आयोग ने 2 ही तारीखें क्यों दी, पूरे बंगाल के चुनाव 2 तारीखों में कैसे करवा देंगी। तो उसका चुनाव आयोग के दिमाग में रहा होगा जो गुंडे हैं इधर से उधर शिफ्ट होंगे, 8 चरणों में शिफ्ट होते थे, वो शिफ्ट नहीं होने देंगे। जहां गुंडैती करनी है वहां एक जगह करेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे, तमाम सारी कंपनियां और ये वो लगाकर। चूंकि जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में इस बार चुनाव हो रहा है, चीफ जस्टिस स्टेट के उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक बात है। इन सब के बाद इन अधिकारियों के मतलब ये निर्लज्ज अधिकारी थे कि प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं आए और जवाब भी नहीं दे रहे हैं, प्रेसिडेंट की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ सामने दिखा। लेकिन यहां पर एक बात जो चुनाव आयोग ने जो ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ वो लेकर आए थे, वो महाभियोग लेकर आए हैं, उसी दिन ज्ञानेश कुमार जी जब यहाँ महाभियोग की उन्होंने चिट्ठी दी थी, ममता बनर्जी और 129 सांसद कितने थे और बाकी सब विपक्ष ने, उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया था चीफ जस्टिस ने स्टेट के। चीफ जस्टिस का एक पैनल है, उसने बुलाया था कि भाई कार्रवाई समझेंगे, कार्यविधि समझेंगे क्या वहाँ हो रहा है। ज्ञानेश कुमार जी जब वहाँ से निकले थे तब उन्होंने तभी कहा था ब्यूरोक्रेसी हमारे काम में अड़बेंगा ना अटकाए, ब्यूरोक्रेसी चुनाव को डिस्टर्ब ना करे, ब्यूरोक्रेसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चुनाव के मामले में निष्पक्षता बरतेंगे, नहीं तो हम हैं। अब नहीं तो हम हैं वो उस दिन चेतावनी केवल थी, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधरने वाला तो है नहीं। ममता बनर्जी अपने लोगों को बिठाए हुए हैं और मजे की बात यह है कि जो गुंडा है, जो गुंडे वहाँ वोट को प्रभावित करते हैं, उनके साथ सरकारी मशीनरी रहती है। इस बात को लेकर आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ साहब वहाँ गवर्नर थे,
वो चले गए बार बार चुनाव के बाद वाली हिंसाओं में, तो ममता बनर्जी को तकलीफ हुई, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। बाद में बोस साहब बैठे, उनको भी इसी तरह से किया गया। अभी गवर्नर भी केंद्र ने बदल दिया है और रवि साहब को बिठा दिया है। उनके विषय में तो RN रवि साहब के विषय में तमिलनाडु वालों से पूछो, सुप्रीम कोर्ट तक हिल गया था और बड़ा ऊधम हुआ था RN रवि के मामले में, और RN रवि वहाँ पर अब गवर्नर हैं। उनको एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है और इसके अतिरिक्त वो सिक्योरिटी फोर्सेस से आते हैं। अब बंगाल में जो बचा था वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे सुधरेगी, क्योंकि गुंडे तो चलो CRPF लगा दी जाएगी, ये लगा दिया जाएगा, वो लगा दिया जाएगा, और जुडिशल सुप्रीमेसी में हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अधिकारियों का नंबर था। ज्ञानेश कुमार जी ने जब उनको आगाह किया था तब लोगों ने हल्के में ले लिया, ममता बनर्जी ने भी हल्के में ले लिया था, और स्टेटमेंट तो वो ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ लगातार करती हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने तत्काल जैसे ही उन्होंने डेटों की घोषणा की, उन्होंने कहा आचार संहिता लागू हो गई। अब आचार संहिता लागू होने का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो एक प्रोटेम है, यानी कि वो अस्थायी मंत्रिपरिषद कहलाती है, वो आइडेंटिकल मंत्रिपरिषद कहलाती है। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कोई बड़ा बदलाव लाए। हाँ, जो रोज रूटीन के काम है उन रूटीन के कामों में वो लोग रहेंगे, और इसके अतिरिक्त अगर उनको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी करनी है तो बिना चुनाव आयोग के अनुमति के नहीं हो सकती। एक भी चपरासी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती बिना चुनाव आयोग की अनुमति के। हालांकि कहा यह जाता है कि अधिकारी रेंज से शुरू होता है, अधिकारी रेंज की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बनता है, बाकी का नहीं बनता है, बाकी ये राज्य सरकार के पास। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं पूरे राज्य की जो सरकारी मशीनरी है वो चुनाव आयोग के पास रहती है। अब लेकिन चुनाव आयोग के पास रहती जरूर है, पर मुख्य सचिव तो बैठा हुआ है, DGP तो बैठा हुआ है, प्रमुख सचिव गृह तो बैठा हुआ है, या कलेक्टर और SP और ये सब बैठे हुए हैं जो ममता बनर्जी ने अपने रंग में रंग रखे होंगे। और बंगाल का तो पुराना इतिहास है ऐसा, हिंसा में ही चुनाव होता है। इस बार चुनाव आयोग का कहना है कि हिंसा बिल्कुल होने नहीं देंगे, और होगी भी तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। राज्य सरकार को भी इतना अवसर नहीं देंगे, अधिकारियों को नहीं देंगे। नंदिनी चक्रवर्ती को बदल दिया गया, यानी कि आप सोचो ममता बनर्जी के जो लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं, या किसी भी मुख्यमंत्री के लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं, एक तो उसका अपना मुख्य सचिव होता है और दूसरा उसका DGP होता है। तो मुख्य सचिव और DGP ये दो मुख्य हाथ होते हैं। मुख्य सचिव भी हटा दिया गया, DGP भी हटा दिया गया। अब बचता है प्रमुख सचिव गृह। प्रमुख सचिव गृह को भी उन्होंने हटा दिया। इसके अतिरिक्त कोलकाता में, चूंकि कोलकाता में ही सारी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, कोलकाता में ही सब बैठेंगे, चुनाव आयोग भी कोलकाता से ही डील करेगा और ममता बनर्जी भी कोलकाता से ही डील करेंगे, तो कोलकाता के भी DMSP हटा दिए। मजे की बात यह है कि इनके हटाने के साथ उन्होंने ये भी घोषणा करी कि इन लोगों को पूरे चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। ऐसा नहीं है उनको हटाकर कहीं और पोस्टिंग, जी जहां बैठेंगे वहां गड़बड़ करेंगे, तो इनको हटाकर घर भेज दिया गया है। अब DGP को तो नोटिस था और मुख्य सचिव को भी नोटिस था गृह मंत्रालय का, तो अब ये आराम से नोटिस के जवाब गृह मंत्रालय को लिखवाएं कि भाई प्रेसिडेंट के जाने पर, द्रौपदी मुर्मू साहब के जाने पर आप लोग क्या कर रहे थे। अब पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के पास है। ममता बनर्जी इस बात को लेकर उनकी पार्टी के सांसद राज्यसभा में हंगामा कर गए। संसद में उन्होंने कहा हम बाइकआउट करते हैं, ये चुनाव आयोग गलत कर रहा है। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी आज 4 बजे शायद, मतलब वो धरना उठने का उनका व्यवस्था है कि भाई वो तो धरनाबाज हैं ही, कि धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर वो जो भी करेंगी, लेकिन चुनाव आयोग के पास पूरी मशीनरी। आपको याद होगा MS गिल वर्सेस एक मुकदमा आया था, MS गिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। MS गिल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि चुनाव आयोग को फ्री चुनाव करवाना, फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने का पूरा अधिकार है, ये उनका कर्तव्य भी बनता है। ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 324 का अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 का अगर हम हवाला देते हैं तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को पूरी पावर देता है, और चुनाव आयोग को इतनी ही पावर नहीं देता। वो जब फ्री फेयर चुनाव की बात करता है तो राज्य की
की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल वो करेगा। जिनको उचित समझता है उसको रख सकता है, जिसको उचित समझता है उसको नहीं रख सकता। कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है और मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो अब डिफंक्टेड हो गई है। वो केवल मुख्यमंत्री प्रोटेम नाम के रहते हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। एक केस और आया था, आपको याद होगा, लिंगदो, जेम लिंगदो, जॉन माइकल लिंगदो, क्या नाम था उनका, जेम्स माइकल लिंगदो। वो गुजरात के चुनाव में 2002 में मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात में बड़ौदा, उसका कांड हो गया था गोधरा के बाद रिटेलिएशन हुआ था, हिंदुओं ने फिर उसका परिणाम दिखाया, तो उसके बाद चुनाव अनाउंस किए गए। जेम लिंगदो ने चुनाव करवाने से मना कर दिया। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये हुआ कि भाई केंद्र कह रहा है कि चुनाव करवाओ जल्दी, परिस्थिति ठीक है, लेकिन जेम लिंगदो कह रहा था कि चुनाव आयोग की अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का टाइम बनाम चुनाव आयोग की 324 की पावर। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था समय चाहे जितना लग जाए, चुनाव फ्री फेयर होना चाहिए, और चूंकि चुनाव फ्री फेयर होना चाहिए इसलिए चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो तय करे कि वहां की वोटर लिस्ट को रिवाइज करे, इंटेंसिव रिवीजन करवाए या फिर उसको सुधारे और माहौल देखे और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ठीक करे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसको लगता है कि चुनाव करवाने की स्थिति में है तो चुनाव होना चाहिए, अगर उसको लगता है कि चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है तो अभी और समय एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को दिया जाना चाहिए, ताकि नॉर्मल सर्कमस्टांस बन जाए जहां वोट फ्री और फेयर पड़ सके। ये इसके अलावा टीएन सेशन जब पहली बार बैठे, टीएन सेशन 1990 का दशक था, और टीएन सेशन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव आयोग की पावर बताई थी। चुनाव आयोग की पावर के रूप में उन्होंने ही ये जो वेबसाइट पर निकाला जाएगा, ये जो खर्च का मामला है, खर्च का हिसाब सबमिट करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी निर्णय राज्य सरकार नहीं ले सकती, केंद्र सरकार नहीं ले सकती, मंत्रिपरिषद कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद हेलीकॉप्टर और सरकारी मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारे कड़े नियम टीएन सेशन ने बनाए थे। आज भी वो टीएन सेशन को फॉलो करते हुए ज्ञानेश कुमार तक ये बातें चल रही हैं। ज्ञानेश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि हम फ्री फेयर चुनाव करवाएंगे, भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाएंगे, ये मेरी प्रतिबद्धता है। और चूंकि ये प्रतिबद्धता है तो ममता बनर्जी तो धांधली करती आई हैं शुरू से, जिस समय लेफ्ट बैठा था वो भी वही करता था। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल करे, जबकि ये बात जग जाहिर है और कानूनन है कि जिस समय ज्ञानेश कुमार बैठ गए या कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन बैठ गया, अब उसको महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के प्रेशर में वो नहीं होता। हाँ, ये लगता जरूर है ममता बनर्जी को, क्योंकि बीजेपी का माहौल वेस्ट बंगाल में बन चुका है, और असम जैसा, असम से खतरनाक तो वेस्ट बंगाल नहीं है। असम में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी, क्योंकि जहां पर 35% 38% मुस्लिम हो वहां बीजेपी की सरकार, यहां तो अभी 26% 25% ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी के ऊपर, सिर्फ बीजेपी के ऊपर लोगों को यह विश्वास करना है कि ये कर ले जाएंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे। तो जब लोगों को सिर्फ इतना विश्वास होना है कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो ममता बनर्जी अपने आप हार जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी बैठेगी तो भारतीय जनता पार्टी की खास बात है कि वो जहां कहीं भी बैठ रहे हैं वहां 15-20 साल से पहले उठ ही नहीं रहे। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, बाकी जगहों पर वो 15-20 साल के लिए बैठते हैं। 15-20 साल बहुत लंबा समय होता है, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश सुधर गया, राजस्थान जैसा सुधर गया, या फिर मैं कहूं कि महाराष्ट्र सुधरा दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े प्रदेश जो बड़े क्रिमिनल स्टेट हुआ करते थे, ये स्टेट सुधर गए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। योगी जी बैठे, उन्होंने लठ बजाना शुरू किया तो काम खत्म हो गया। ऐसे ही बंगाल में भी होना बाकी है। बंगाल में मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन अगर ममता बनर्जी और लेफ्ट विंग बाहर होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी परिस्थिति में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना और असम जैसी सिचुएशन होना, ये बात जग जाहिर है।
इसलिए ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अब माहौल तो है ही, मशीनरी भी वो दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी और वो चुनाव एसआईआर में भी दुरुपयोग नहीं कर पानी। आखिर उनके परों को कट काट क्यों दिया गया? उनको चारों ओर से काट कर शेप दे दी गई है। अब केवल वोटर का ही सहारा ममता बनर्जी को रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब वोटर का ही सहारा केवल ममता बनर्जी को होगा तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगी? इसलिए वो धरना प्रदर्शन और जो माहौल खराब करने की या बनाने की कोशिश कर रही, वो सारी कोशिशें पूरी शक्ति के साथ कर रही हैं। आप सोचिए कि फेयर चुनाव हो उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन है, वहां वोट केवल जेन्युइन हो इसके खिलाफ उनका प्रदर्शन है। आप सोचो कि ईडी और सीबीआई वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वहां के कालाबाजारी या धंधा या जो ईडी का दुरुपयोग या मतलब कहूं कि दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से पैसा अर्जित करता है, करप्शन का मामला आता है, वहां सब जगह ममता बनर्जी खुद सामने आ जाती। आपको याद होगा कि राजीव कुमार डीजीपी हुआ करते थे, उनके मामले में भी वो धरने पर बैठ गई। बंदोपाध्याय उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनको केंद्र ने हटाने का फैसला किया था क्योंकि वो मोदी जी के प्रोटोकॉल में नहीं पहुंचे थे। उनका मामला भी ममता बनर्जी पर्सनल ले गई थी। लेकिन अभी चुनाव आयोग के पास पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है। ये संभव है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले से कई एक जजमेंट हैं जो मैंने आपको पहले बताए, जिनमें ये कहा गया है कि नहीं नहीं, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो फ्री फेयर चुनाव करवाए और अगर वो बायस कहीं से लगता है या दिखता है तो आप हमें बताइए, हम उसको देख लेंगे। लेकिन चुनाव पिटीशन फाइल होगी, मतलब वो पिटीशन की प्रक्रिया भी लंबी है। अब ममता बनर्जी जब चारों ओर से घिर गई हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या, कौन से रास्ते से वो सरकार बनाएंगी। ये चारों ओर से चक्रव्यूह में वो फंसती दिखाई दे रही हैं, ऐसा महसूस होता है। आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे ही, लेकिन अभी ज्ञानेश कुमार जी ने उस पूरे मामले में ममता बनर्जी के सारे विंग्स, सारे जो उनके खुरदरे नाखून हुआ करते थे, वो सारे साफ कर दिए हैं। और साफ ही नहीं कर दिए, उनको सिस्टम से ही हटा दिया है, उनको उनके शरीर से काट दिया है। चाहे वो मुख्य सचिव का मामला हो, चाहे वो डीजीपी का मामला हो, या फिर गृह सचिव का मामला हो, डीएम कलेक्टर का मामला हो, और अभी चुनाव आयोग के पास पूरी पावर चुनाव होने तक है, वो सारी मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर उनके पास है। आगे क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन ममता अभी तो बहुत बुरी फंसी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।